तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 10th ऑफ जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स आपके लिए अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने अभी शुरू कर दी है। तो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत ही डिटेल में आपको पूरी चीज पढ़ाई भी जाएगी। और यदि आपको कोई डाउट होता है, इवन रात में भी 12 बजे 1 बजे किसी भी समय अगर आपको कोई डाउट होता है तो तुरंत हमारे एजुकेटर्स आपका डाउट क्लैरिफाई करेंगे। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज से रिलेटेड आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब फाइनली लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज में सिलेबस है, जहां पर हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 4 देखने को मिलता है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। बात हो रही है ग्रेट नॉट्स के बारे में, ग्रेट नॉट्स और इंडियन स्किमर्स के बारे में। ग्रेट नॉट्स क्या है? ये इस प्रकार का, ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, इसका नाम है ग्रेट नॉट। इसको ग्रेट नॉट कहा जाता है। ये अभी पक्षी न्यूज में आया है। तो ये ग्रेट नॉट, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्ड्रिस टेन्यूइरोस्ट्रिस। तो इस प्रकार का इसका साइंटिफिक नेम है। थोड़े डिफिकल्ट होते हैं साइंटिफिक नेम, बट याद रखना थोड़ा सा जरूरी होता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी रखो, ये इस प्रकार के साइंटिफिक नेम की। कैलिड्रिड स्पीसीज जो होती है, यानी कि चिड़िया की स्पीसीज होती हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी स्पीसीज जो है ये ग्रेट नॉट्स बताई जाती है, इस कैलिड्रिड स्पीसीज में से। इसके अलावा ये खाने के लिए कीचड़ के पास आते हैं और समुद्री तटों पर ये खाना ढूंढने के लिए आते हैं। ज्यादातर खाते क्या है ये पक्षी? तो ये ज्यादातर मॉल्यूसस खाते हैं। मॉल्यूसस देखो, इस प्रकार का जो शंख वाला कीड़ा नहीं होता, उसको मॉल्यूसस जो है वो कहा जाता है। तो ये खाते हैं। और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ये पक्षी खाते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी बर्ड के अंदर इनको कंजर्वेशन हासिल है, यानी कि इनको प्रोटेक्शन हासिल है। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग को इंडिया का देखने को मिलता है, वैसे ये है, राइट। तो इसके तहत भी इनको संरक्षण हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है। और साथ ही साथ ये ज्यादातर कहां पर रहते हैं? तुंद्रा एरिया पर रहते हैं। तुंद्रा एरिया जो होता है वो देखो, आप ये तुंद्रा एरिया, ये ठंडा इलाका जो होता है उसको तुंद्रा एरिया कहते हैं। और ये यहां पर ईस्ट साइबेरियन सी समुद्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये वाला जो एरिया है ईस्ट साइबेरियन एरिया, तो वहां पर ये पक्षी जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये वाले पक्षी ग्रेट नॉट इस पक्षी का नाम है। अब ये पक्षी न्यूज में क्यों थे वो आगे चल के बताऊंगा। पहले एक और पक्षी की बात करते हैं, इंडियन स्किमर्स की बात हो रही है, और ये इसका साइंटिफिक नेम है। आप इसका साइंटिफिक नेम देख सकते हैं एक बार। ये देखो, ये ऐसा कुछ पक्षी दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का। इसके इस कलर के कारण जो है वो इसका छुपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आसानी से सबको दिखाई दे जाता है। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है इस स्पीसीज की। और ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। और ये साउथ एशिया जो है, सदर्न एशिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर ये पाए जाते हैं ज्यादातर। और इनकी संख्या जो है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। और ज्यादातर ये नदी के पास जो है और एस्ट्यूरीज वगैरह के पास हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलते हैं, नदियों वगैरह के पास, राइट। और ये जो है वो टोटल 3 स्पीसीज है स्किमर जीनस की। उनमें से एक स्पीसीज जो है वो ये हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि लैरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज एक आपको पता होनी चाहिए। स्किमर जीनस राइनकॉप्स की जो ये इनकी फैमिली है लेरिडे, तो उससे ये बिलोंग करता है। ठीक है, 3 में से टोटल 3 स्पीसीज, उनमें से एक है इंडियन स्किमर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार का ये पक्षी थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर सिविल सर्विसेज में आ जाती है। और आप जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज का जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स है वो एक ही है। तो इसलिए आप लोग को ये सब स्पीसीज को भी ज्यादा ध्यान से देखना है। कई सारे बच्चे बोलते हैं अरे यार, सिविल सर्विस में चिड़िया उड़िया थोड़ा पूछी जाएगी, पूछी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ये सब चीजें स्किप मत किया करो। ठीक है, अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कोस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, काकीनाडा। काकीनाडा पोस्ट जो है वो कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर, ये वाला एरिया। ठीक है, यहां पर अभी रिसेंटली हमने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया GMR एनर्जी लिमिटेड, एक कंपनी को, कि वो ड्रेजिंग एक्टिविटी जो है वो ना करे। अब सवाल उठता है ड्रेजिंग एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो, समुद्र में नीचे जो समुद्र का तट जो होता है ना, उससे मिट्टी वगैरह जो निकाली जाती है, तो उसको ड्रेजिंग एक्टिविटी कही जाती है। ये काफी कुछ चीजों के लिए की जाती है, जैसे कि समुद्र में जो लोअर जो एरिया जो होता है ना, तो वहां पर क्या कौन से मटेरियल्स उपलब्ध हैं, तो उसके लिए भी जो है ये वाली एक्टिविटी कंडक्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये ड्रेजिंग एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसको करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि यहां पर काफी सारी ऐसी स्पीसीज है इस एरिया पर, जो अभी बर्ड की स्पीसीज हमने बात करी ना, इंडियन स्किमर के बारे में बात करी, इंडियन और इसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने, एक ये ग्रेट नॉट के बारे में और इंडियन स्किमर के बारे में। तो ये 2 स्पीसीज जो है उनका हैबिटेट हम लोग को यहाँ पर इस एरिया पे देखने को मिलता है, और इसके चलते उनका हैबिटेशन जो है वो कम होता जा रहा है इस एरिया के अंदर। तो इसके लिए अभी रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना किया था कि ये एक्टिविटी जो है वो ना की जाए। देखो, 2-3 चीजें हमें पता लगेगी कि ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, इसका एक आइडिया आप लोग को हो गया। ये वाले कोस्ट के बारे में हमने देखा और दोनों स्पीसीज के बारे में हम लोग ने देख लिया। सिर्फ इतनी जानकारी आप लोग को हासिल करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है,
अब ये वाली बात हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। अब देखो गाइज, यहां पर हम लोग एक कथा की बात करेंगे, ट्रोजन वॉर। ट्रोजन का युद्ध जो है गाइज, ये एक बेसिकली कथा हम लोग को देखने को मिलती है, माइथोलॉजिकल एपिक है, ये पौराणिक महाकाव्य हम लोग को देखने को मिलता है। एंशिएंट ग्रीक की बेसिकली एक स्टोरी है जहां पर हम लोग को ट्रोजन युद्ध देखने को मिलता है, ट्रोजन युद्ध, ठीक है, ट्रोजन वॉर। तो देखो मेरा पहले मन था कि आप लोग को ये युद्ध के बारे में ना बताऊं, डायरेक्टली आपको दो तीन चीजें बता दूं जो कि प्रीलिम्स में काम कर जाएंगी, बट फिर मैंने सोचा कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बाई चांस कुछ चीजें आ जाए मेंस वगैरह में भी, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लिख पाओ उससे रिलेटेड। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है इसमें ज्यादा डिटेल में आपको घुसना नहीं है, मैं स्टार्टिंग में आपको ये वाली चीज बता दूं। हालांकि मैं आपको पूरी स्टोरी एक बार बता दूंगा कि क्या कथा थी, उतनी ज्यादा कोई खास नहीं है, बट फिर भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रोजन वॉर है ना, ये काफी सारे जो पोएट्स वगैरह हैं और जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं उन्होंने अपनी बुकों में लिखा है, और काफी फेमस बुक्स में लिखा गया है। इवन शेक्सपियर की एक बुक है, उसका आधार भी एक बुक का वो ट्रोजन युद्ध से लिया गया था। तो वो सब चीजें एक है, वो आप लोग को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट एक चीज बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ट्रोजन वॉर अगर पूछा जाता है कि ये कहां पर हुआ था, तो ये एंशिएंट ग्रीक की स्टोरी में हम लोग को देखने को मिला था। एंशिएंट ग्रीक के दो राज्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्पार्टा और ट्रॉय, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, और बाद में चल के स्पार्टा ने ट्रॉय के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और ये जो ट्रॉय और किंगडम और ये सब स्पार्टा, ये जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है ना, जिसकी हमने बात करी स्पार्टा और ट्रॉय की, तो अगर आप मॉडर्न डे टर्की को देखोगे, वर्ल्ड मैप अगर आपकी दीवार में होगा स्टडी रूम में, तो तुरंत जाओ उस दीवार के पास और टर्की को लोकेट करो। अगर वर्ल्ड मैप नहीं लगा है आपकी दीवार में तो सीरियस एस्पिरेंट बन जाओ, तुरंत वर्ल्ड मैप खरीद के ले आओ। अभी तो लॉकडाउन भी थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो स्टेशनरी से आकर वर्ल्ड मैप खरीद के ले आओ, बड़ा वाला, और उसको दीवार में चिपका दो। एक इंडिया मैप होना चाहिए आपके पास, आंखों के सामने एक वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में जाकर टर्की को देखो, टर्की जो है उसके वेस्टर्न एरिया पर ये स्पार्टा और ट्रॉय जो है वो हुआ करते थे। तो ये एंशिएंट ग्रीक किंगडम्स हम लोग को देखने को मिलते थे, और स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में 10 सालों तक ये युद्ध चला था, और काफी ब्लडी वॉर हम लोग को देखने को मिला था। ब्लडी इन द सेंस खून वाला, वो वाला ब्लडी नहीं, वो गलत मत समझना, ठीक है। तो वो वाला वॉर हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो देखो स्पार्टन की एक रानी थी जिसका नाम था हेलेन। ये रानी जो थी वो ट्रॉय के राजा के साथ भाग गई थी, यानी कि प्रिंस जो था, ट्रोजन प्रिंस जो था पेरिस, उसके साथ ये भाग गई थी, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को, तब से लेकर ये शुरुआत हुई इस लड़ाई की, इस युद्ध की। तब क्या हुआ था कि ये जो स्पार्टा का जो राजा जो था, यानी कि हेलेन का किंग हस्बैंड, तो ये जो हेलेन जो भागी थी ना, वो शादीशुदा थी, वो शादीशुदा जो है वो ट्रॉय के प्रिंस के साथ भाग गई थी। तो इसका जो हस्बैंड था उसको आ गया गुस्सा। अब हस्बैंड ने बोला अपने भाई को, यानी कि वो जो हस्बैंड जो था जिसका नाम था मेनेलॉस, इसने अपने भाई को बोला, इसने बोला कि भैया मेरी बीवी भाग गई, मेरी मदद करो। तो इसके भाई ने जो है वो मदद करने के लिए पूरा जो ग्रीक के काफी सारे अलग अलग छोटे छोटे राज्य जो थे वहां पर खबर पहुंचाई, और काफी सारे लोग इनके सपोर्ट में आ गए कि हम सब मिलेंगे और जो है वो हमारे ग्रीक किंगडम की एक रानी जो है जो भाग गई है तो उसको लेने के लिए जाएंगे। हालांकि गाइस देखो ये जो भागी है, ये तो कुछ स्टोरी में बताया गया कि ये भागी गई है, कुछ स्टोरी में ये भी लिखा है कि हेलेन जो है उसको बेसिकली उसका अपहरण कर लिया था ट्रोजन्स के द्वारा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, एक कुछ जगह पे लिखी हुई है कि वो भाग गई है उस प्रिंस के साथ, कुछ जगह पे लिखी गई है कि इसने ट्रोजन्स ने या फिर ट्रॉय जो है उसके राजाओं ने या फिर उनके लोग जो है उन्होंने अगवा कर लिया था इस हेलेन को और उठा के ले गए थे वो, राइट। क्योंकि हेलेन काफी खूबसूरत औरत थी, तो ये बोला जाता है। तो ये वाली चीज थी यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ और भी स्टोरीज है यार इससे रिलेटेड, माइथोलॉजी में, और कुछ सेब वगैरह से रिलेटेड भी स्टोरी थी कि भगवानों के बीच में जो है वो कुछ पार्टी वगैरह चल रही थी, तो उस दौरान जो ये था एक गेम चला था कि कौन सबसे खूबसूरत है, तो काफी सारे दावेदार आ गए थे। तो वो सब भी एक अलग चीज, बट अभी जो न्यूज में जो चीज देखने को मिली उसी पर हम लोग बिलीव करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज में आई है, राइट। तो जो ये चीज है, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो कथा में तो एक जगह बोला जाता है कि वो रानी जो है वो भाग गई थी किसी और के साथ, राइट, ट्रॉय के प्रिंस के साथ, और दूसरी जगह बोला जाता है कि जो ट्रोजन्स है यानी कि ट्रॉय के जो लोग बाग हैं, तो उन्होंने रानी को अगवा करके ले गए थे। फिर उसके बाद इनका जो हस्बैंड है वो निकला, वो अपने भाई के साथ, और भी काफी सारे लोग इनके सपोर्ट में आए थे, पावरफुल लोग, ठीक है, यानी कि उनके आसपास के स्टेट के जो पावरफुल लोग थे उन्होंने सब इकट्ठा हुआ और बोला कि भैया हम अपनी बहू को लेकर आएंगे, और ये निकल पड़े उनको लाने के लिए, ठीक है। काफी सारे लोग थे इनमें, सब इतना उसी डिटेल में ज्यादा नाम वाम रटने की जरूरत नहीं क्योंकि नहीं पूछा जाएगा। तो ये गए वहां पर, एक एजियन समुद्र हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रीक्स ने उस समुद्र को क्रॉस किया और जाकर ट्रॉय के ऊपर घेराबंदी कर दी। ट्रॉय जो राज्य है उसको चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब घेरने के बाद इन्होंने डिमांड करी, लाओ भैया हेलेन को,
हमें हेलेन को वापस लेके आना है। वो बोलते नहीं, हम नहीं देंगे। और इसी दौरान ये पूरी चीज 10 साल तक चलती रही। वो बाहर खड़े रहे, वो अंदर से मना करते रहे। 10 सालों तक ये युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, काफी खूना खून जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद ग्रीक्स ने सोचा कि चलो इनको एक चकमा देते हैं। ग्रीक ने बोला कि भैया दिखाया ऐसे कि उन्होंने अपनी पूरी जो भी उनकी गाड़ी वगैरह होगी या जो भी होगा उनका सामान निकलने का, तो उन्होंने एक गुट बनाया और बोला कि भैया चलो बाय, हम जा रहे हैं, हमें नीचे ये हेलन रख लो। और ये वापस जाने लगे। ठीक है, इन्होंने दिखाया कि ये जा रहे हैं, बट इन्होंने उस बीच क्या किया, एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा था। ये अपने साथ कोई घोड़े को लेकर आए थे, जैसे टॉय होता है ना घोड़ा, तो वैसे बहुत ही विशाल एक लकड़ी का घोड़ा था। तो वो लकड़ी के घोड़े के अंदर इन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भर दिया अंदर और बोला कि चुपचाप बैठे रहना, हम चले जाएंगे तो इन लोग आएंगे और इस घोड़े को ले जाएंगे, सोचेंगे कि यार ये अपने साथ अपना घोड़ा छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही हुआ। ये भी कुछ मेरे ख्याल से इंडियन मेंटेलिटी के थे। इंडियंस लोग नहीं होते, कुछ चीज पड़ी हुई है चलो उठा लेते हैं यार, क्या है ये, राइट। तो वैसे उनको लगा कि यार ये बड़ा कुछ घोड़ा छोड़ के चले गए, चलो इसको अपन अपने राज्य में लेकर आ जाते हैं। तो बाहर निकले ट्रोजन, जैसे ही इन्होंने ढोंग किया जाने का, ये गए ट्रोजन जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने उस घोड़े को देखा, खुश हुए वो कि अरे वाह ये तो घोड़ा छोड़ के चले गए, इस घोड़े को हम लोग सजा के रखेंगे। तो वो घोड़े को ढलका के अपने साथ अंदर स्टेट में ले गए। अब घोड़े के अंदर कौन बैठे थे, सैनिक बैठे थे। रात हुई, सैनिक जो थे वो घोड़े से निकले और घोड़े से निकलकर उन्होंने धूम मचा दी वहां पे। और धूम मचा दी इन द सेंस वो निकले और उन्होंने मेन द्वार जो था ट्रॉय का वो खोल दिया, जिससे कि बाकी के जो बाहर ग्रीक्स जो छुपे हुए थे वो अंदर आ जाए। और फिर उन्होंने यहाँ पर पूरा लड़ाई झगड़ा किया, खूना खून किया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे ट्रॉय को। और उसके बाद फिर ये अपनी रानी को लेकर चले गए। ठीक है, तो ये पूरी कथा थी। होपफुली कथा जो है वो आप लोग को समझ में आ गई है, बट ज्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं आना है कथा वथा में, राइट। जितनी चीजें अभी बताई गई है उतनी सिर्फ आप एक ध्यान रखो उस चीज के बारे में, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये टॉपिक पूरा ओवरऑल ट्रोजन हॉर्स का न्यूज में क्यों था, तो देखिए गाइस, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते खिंचाई करी है स्टेट गवर्नमेंट की, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कोरोना वायरस के टेस्टिंग का जो रेट है वो काफी ज्यादा कम है। वो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो ट्रोजन हॉर्स बन जाओगे। ट्रोजन हॉर्स यानी कि ट्रोजन हॉर्स को न्योता दोगे, इन्वाइट करोगे। क्योंकि आपने देखा अभी स्टोरी में ट्रोजन हॉर्स क्या हुआ, ट्रोजन हॉर्स अंदर गया, यानी घोड़े का जो लकड़ी का जो घोड़ा था उसको अंदर लेके गया और उसके अंदर सैनिक बैठे थे और उन्होंने तबाही मचा दी अंदर, राइट। तो ये चीज हुई। अब वैसे ही अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो तेलंगाना के अंदर ही अंदर चीजें बढ़ती जाएगी और बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट। तो ये चीज यहां पर इस चीज को दर्शाते हुए एक मेटाफोर की तरह इसको यूज किया गया, ट्रोजन हॉर्स को, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। तो ये चीज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये चीज यूज करी, बट प्रीलिम्स में आपसे ट्रोजन हॉर्स पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट ने ट्रोजन हॉर्स का जिक्र किया। हमने बात करी ना वो लकड़ी के घोड़े के बारे में, तो उसका उपयोग किया गया, यहां पर यूज किया गया। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा कि ट्रोजन हॉर्स अभी न्यूज में था, क्या है ये, फॉलोइंग ऑप्शन में से। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंशियंट ग्रीक वॉर से रिलेटेड है ये, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। क्या मार्क करोगे, ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि आप जानते हो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस भी है, राइट। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की आपको तैयारी अपनी करनी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। और मेंस वगैरह में वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है तो यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में आएगा, रिलेटिव टर्म्स में आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी, तो एटलीस्ट आप जो है वो 20-25 वर्ड्स में कुछ चीजें लिख पाए, तो उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है। ठीक है, 20-25-50 वर्ड के हिसाब से, राइट। तो ये पूरी ओवरऑल चीज थी। और 1998 में यूनेस्को जो है गाइस, उसने इस ट्रोजन के जो रिमेन्स है, यानी कि जो ये पूरा टूट फूट गया था ये ट्रॉय, तो उसके रिमेन को भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ। और ये एट प्रेजेंट अभी टर्की के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में आपको टर्की के बारे में बताया था ना, तो वही चीज है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अब पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। पेपर 2 के पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात करेंगे सोशल बबल्स के बारे में। तो ये सोशल बबल क्या है, इसको भी थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले एक चीज ये समझ लो कि देखो आज की डेट में आप जान रहे हो गाइस कि कंट्री जो है वो मतलब पूरे दुनिया भर में वो लॉकडाउन को रिलैक्स कर रही है। लॉकडाउन को रिलैक्स करना जरूरी भी इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से शुरू करना है, राइट। क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बुरी होती जा रही है, हालत खराब होती जा रही है। तो इस बात के बारे में आप जानते ही, और कई बार हम लोगों ने वेरियस अलग अलग रिपोर्ट्स में इस चीज को देखा भी हुआ है, राइट। तो कंट्री क्या कर रही है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, बट देन टू उन्होंने लॉकडाउन से रिलैक्सेशन कर दिया है, यानी कि खोलना शुरू कर दिया शहरों को, रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट वगैरह कर दिए हैं। तो उसको लेकर हम लोग को एक चीज देखने को मिल रही है सोशल बबल नाम की, क्योंकि अगर इस स्ट्रेटेजी को उपयोग करेंगे, मतलब लॉकडाउन को जो है वो उसके रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करते हुए, तो चीजें सही हो सकती है। क्योंकि इस सोशल बबल जो स्ट्रेटेजी थी ये
हम लोग को न्यूजीलैंड की देखने को मिली थी, और आज की डेट में आप लोग को पता होगा कि न्यूजीलैंड ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि ये कोरोना वायरस फ्री कंट्री बन चुकी है। और न्यूजीलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डर्न, तो इन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया इस चीज को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप जाओगे, इसके कह सकते हो आपकी साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको ये न्यूजीलैंड दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पर ही आपको जो है वो एक तस्मान समुद्र देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है तस्मान समुद्र कहां पर है, तो ये लोकेशन थोड़ी सी याद रखो आप, ठीक है। अब ये हम लोग बात कर लेते हैं एक बार सोशल बबल के बारे में। तो देखो गाइस, आप लोगों ने अगर मेरे इस टॉपिक को पढ़ा होगा, ट्रैवल बबल नाम के टॉपिक को, जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से 23 मई को, अभी पिछले महीने ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ट्रैवल बबल को, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये सोशल बबल एग्जैक्टली है क्या। बट अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस ट्रैवल बबल को एक बार जाकर देख लो, तो इससे आप लोग को चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ये कहां पे मिलेगा आपको? 23 मई 2020 का हमारा लेक्चर है ओनली करंट अफेयर के अंदर, वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम में लिखना है 23 मई 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो वीडियो होगा वो यही वाला होगा। उस वीडियो में आप जाइएगा 14 मिनट 18 सेकंड पे, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ट्रैवल बबल, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक बार आप देख लेना, आपको जो ये बबल्स कैसे काम करते हैं उसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये बबल एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे जैसे कि आप हो, ठीक है, आप हो और यहां पर मैं हूं, और आप चाह रहे हो कि मेरे साथ कांटेक्ट करना, मुझसे पर्सनली पढ़ना, तो आप क्या करोगे, मेरे साथ एक सोशल बबल क्रिएट कर दोगे। सोशल बबल, देखो मैं कहीं और हूं, आप कहीं और है, बट हम लोग अगर एक सोशल बबल क्रिएट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का ग्रुप जो है वो आपस में सिर्फ इंटरेक्ट करेगा, आपस में सिर्फ मिलेगा। और हम लोगों में से अगर किसी को भी, अगर जैसे कोरोना, जैसे मेरी तरफ से 2-3 लोग हुए, आपकी तरफ से 2-3 लोग हुए, और हम लोगों में से अगर किसी को भी कोरोना वायरस के सिम्टम सामने आए तो हम सभी लोग अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी यहां पर थी। तो इससे क्या किया इन्होंने, जो लॉकडाउन है उसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फ्री किया कि जिससे और दूसरी एक्टिविटी चलती रहे, राइट। और लोग बाग जो है वो थोड़े खुश रहे, एकदम दिक्कत में ना आए, क्योंकि कई बार आपने देखा कि लोग बाग लॉकडाउन के चलते एकदम जो है वो डिप्रेस वगैरह भी हो गए कई सारे लोग, राइट, क्योंकि मिलना जुलना सबसे खत्म हो गया। काफी सारे लोग होते हैं जो काफी ज्यादा सोशल होते हैं, क्योंकि आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको तो आदत हो गई है कमरे में बैठने की, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बट आप जानते हो काफी सारे लोगों को जो बंद रह नहीं सकते, बिना बात किए किसी से रह नहीं सकते, तो ऐसे लोग डिप्रेशन की स्टेट में भी चले गए, तो ऐसी स्थिति भी सामने आई है। तो ये सब चीजों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने सोचा कि चलो ये सब एक स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं जिससे कि लॉकडाउन भी चलता रहे और इस प्रकार की चीजें भी चलती रहे। बट क्या होता है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो लोग बाग जो थे, सिटीजन जो थे, उनका कॉपरेशन काफी अच्छा था। बट अगर हमारे पास, अगर हम लोग इस प्रकार की चीजें करें तो ऑब्वियसली बात है, आप जानते हो कि एक दिन के लॉकडाउन में तो जो हम लोग को देखने को मिला था वो थाली वाला जो नहीं किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि बाहर आकर लोग थाली बजाएंगे, मतलब अपनी बैल्कनी वगैरह में आकर थाली बर्तन बजाएंगे, तो लोग बाग ने तो बिल्कुल अपनी वो ही निकाल दिया था, जुलूस निकाल दिया था, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसी तो हमारे यहाँ पे लोग बाग हैं, तो ये सोशल बबल का कुछ और ही मतलब समझ लेंगे वो लोग। तो इसीलिए जो है वो हमारे यहाँ ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। बट हाँ, जो छोटी कंट्री वगैरह जो होती है, पॉपुलेशन इनकी काफी कम होती है, तो और थोड़ी समझदार लोग बाग होते हैं, तो वहां पर जो है ये पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो सोशल बबल की थी। आई होप कि आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि सोशल बबल एग्जैक्टली है क्या। और इसमें यही चीजें हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, भले ही वो किसी दूसरी लोकेशन पे भी रहे, बट शर्त ये है कि ये जब मिले और अपना एक बबल क्रिएट करें, तो उसके बाद इन ग्रुप में से किसी एक को भी अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोरोना वायरस के, तो सबके सब ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल था सोशल बबल के बारे में। और इससे रिलेटेड और डिटेल में अगर आपको समझना है इस चीज को, तो ट्रैवल बबल एक बार देख लेना। ये कंट्री के बेस्ड के ऊपर ट्रैवल बबल था, ठीक है, कंट्री के ऊपर बेस्ड था ये। अब जाओगे इस टॉपिक को तो आपको, देखोगे इस टॉपिक को तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब बात करेंगे फाइटिंग कोविड-19 चाइना इन एक्शन के बारे में। तो ये देखो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है चाइना ने, ये एक व्हाइट पेपर जो है वो इशू किया हुआ है, आप देख सकते हो ये व्हाइट पेपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इस व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि चाइना ने जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी है, राइट। तो ये चीज इसने बताई हुई है, और आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर भी, ये इनका चेहरा दिखा रहा है कि इनसे ये जानबूझ के करवाया जा रहा है, इस प्रकार का व्हाइट पेपर रिलीज किया जा रहा है। और आप देखोगे चाइना ने क्या चीज करी, तो आपको भी हंसी आ जाएगी कि यार ये मतलब लिख क्या रहा है चाइना। तो ये लिख रहा है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल इन्होंने जो है वो इंप्लीमेंट किया, यानी कि अपने लोगों को बता रहे हैं ये कि हम लोग ने, आपकी सरकार जो है उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हर एक कदम उठाए हैं, और कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए इन्होंने हर एक हथियार का उपयोग किया है जो वो कर सकते थे। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपील करी हुई है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग करें, सबके सब मिलकर जो है वो
वो कोरोना वायरस से लड़े, काम करें, राइट। और इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने सभी इंफॉर्मेशन रिलीज करी है। तो हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, चाइना झूठ बोल रही है, फालतू में लोगों के बीच में अपने भ्रम क्रिएट कर रहा है कि लोग बाग जो है वो उसको और गालियां ना दे। तो इसके लिए ये इसकी चीज है, इसकी हरकत हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यू वेल नो अबाउट दिस थिंग, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। इस प्रकार का एक व्हाइट पेपर इसने जो है वो रिलीज किया हुआ है, जिसमें उसने ये कोरोना वायरस से ये लड़ रहा है उसके अगेंस्ट बातचीत करी है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में ये इसने लड़ाई लड़ी है। तो इसने तो इवन कोरोना वायरस के केसेस सही नहीं बताए, तो क्या काय का ट्रांसपेरेंट मैनर। और इसी चीज को लेकर आप देख सकते हैं गाइस कि डोनाल्ड ट्रंप भी हंस रहे हैं, और ना ही सिर्फ हंस रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और काफी सारी कंट्री जो है गाइस उन्होंने चाइना के अगेंस्ट जो है वो एक अपील करी है इंटरनेशनल फोरम वगैरह में कि ये इस प्रकार की जो हरकत कर रहा है वो गलत है, और इसके खिलाफ जो है वो बोला है, अक्यूज किया है चाइना को, आरोप लगाया इसके ऊपर कि ये गलत बोल रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड वी बेटर नो अबाउट इट कि ये गलत बोल रहा है। इसने ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ये सिर्फ अपने सिटीजन्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया है, बाकी और कुछ नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब देखिए गाइस, अगर क्वेश्चन आता है कि डेक्कन क्वीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है जो कि मुंबई से पुणे के बीच में चलती है। 1 जून 1930 को इसको शुरू किया गया था और अभी निकला है 1 जून, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में था, राइट। इसकी एनिवर्सरी थी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और इंडिया की पहली डीलक्स ट्रेन ये हम लोग को देखने को मिली थी। और ये पुणे के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्योंकि पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है डेक्कन की रानी किस शहर का नाम है, तो याद रखना पुणे, पुणे को डेक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम पर ये डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी का नाम हम लोग को देखने को मिलता है। इस ट्रेन ने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हुए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी, पहली सबसे लंबा डिस्टेंस चलने वाली इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन हम लोग को देखने को मिली थी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करने वाली। इसके अलावा पहली ये वेस्टिबुल्ड ट्रेन थी। वेस्टिबुल्ड का मतलब जैसे आप डब्बे से डब्बे के बीच में जाते हो ना, जैसे कि S1 से S2 में चले गए, आप S3 में चले गए, B1 B2 में चले गए, B3 में चले गए, राइट। तो ऐसे डब्बे में जब आप ट्रेवल कर लेते हो ना, तो वैसे ही जो है वो ये वेस्टिबुल ट्रेन इस प्रकार की पहली थी। और पहली ट्रेन जो थी जहां पर सिर्फ महिला के लिए एक डब्बा एलोकेट किया गया था, जैसे आपको पता होगा कि आजकल की गाड़ियों में एक डब्बा जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, तो वैसे ही वुमेन ओनली कार जो थी ये पहली थी। और पहली ट्रेन जो थी जिसने डाइनिंग कार इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि आप बैठ के वहां पर खाना खा सकते हो, यानी कि रेस्टोरेंट वाली कार, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये इसने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस ट्रेन ने, ठीक है, डेक्कन क्वीन। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब गाइस बात हो रही है यहां पर जया जेटली टास्क फोर्स के बारे में। तो देखो, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली इस टास्क फोर्स को गठित किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज को ध्यान से मतलब सुनिएगा। तो ये टास्क फोर्स बनाया गया है जो मदरहुड की जो एज होती है उससे रिलेटेड इश्यूज को ये एग्जामिन करेगी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोग को एग्जैक्टली ये क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है। तो देखो, आप लोग जानते होंगे कि एक वुमेन है, तो उनकी जो प्रेगनेंसी की जो एज होनी चाहिए वो एक परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ को कोई इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि एक वुमेन है, उसको अगर मतलब समय से पहले जो है वो अगर वो कंसीव करती हैं, बेबी को बर्थ देती हैं, तो उनके लिए हेल्थ को लेकर उनकी काफी डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर वो बेबी को बर्थ देती हैं तो भी हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एक वुमेन के लिए, राइट। तो यहां पर बताया जाएगा इस टास्क फोर्स के द्वारा आगे चल के लगभग बताया जा रहा है कि 1 महीने के बाद 31 जुलाई के आसपास जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी और बताएगी कि मदर्स को लेकर क्या क्या एक्शन जो है वो लेने चाहिए, स्पेशली उनके बेबी को बर्थ देने के टाइम जो है वो उनका क्या होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट टाइम, जिससे कि उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए भी ये टास्क फोर्स वेरियस अपनी रिकमेंडेशंस देगी। साथ ही साथ मदर्स के जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंप्रूव करने के लिए भी इसके रिकमेंडेशंस आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मदरहुड और मदर से रिलेटेड ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, स्पेशली मदर्स की हेल्थ से रिलेटेड ये जया जेटली टास्क फोर्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फलाना टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है। और अगले महीने जब ये अपनी रिपोर्ट वगैरह जब सबमिट करेगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतनी सी चीज आप याद रखो कि मैरिज की जो एज होनी चाहिए और मदरहुड की जो एज होनी चाहिए वो एग्जैक्टली उसके बीच में जो कोरिलेशन है वो हेल्थ को लेकर किस प्रकार से होना चाहिए। मेडिकल वेलबींग की भी यहां पर बात की गई है, यानी कि मदर की हेल्थ को लेकर, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर। तो ये वेरियस चीजों की गाइडलाइंस वगैरह, रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो जारी करेगी आगे चल के, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली है, जया जेटली टास्क फोर्स, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात हो रही है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में, WFSD के बारे में। तो ये दूसरा वर्ल्ड फूड
सेफ्टी डे 7 जून 2020 को हम लोग को देखने को मिला है। और आप जानते हैं कि फूड सेफ्टी के ऊपर आज की डेट में काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक खाना और एक पानी, ये दो ही चीजें हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा डिजीज फैलती हैं, राइट। तो इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। सभी का बिजनेस फूड सेफ्टी होना चाहिए, फूड सेफ्टी पे ध्यान रखना होना चाहिए। और ये दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। पहला जो हुआ था ये 2019 के अंदर हुआ था, और ये टारगेट करती है कि द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी जो है, तो ये बेसिकली एक अम्ब्रेला के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। इसी के अंडर काफी सारे फूड सेफ्टी को लेकर अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वो लाए जाते हैं। और ये 2019 में बनाई गई थी। अदीस अबाबा कॉन्फ्रेंस और जेनेवा फोरम जो 2019 में हुई थी, तो उस समय ये बनाई गई थी। और इसी फूड सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के ऑब्जेक्टिव से ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। ये था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का है, FAO, राइट। तो ये दोनों ने मिलकर अभी टारगेट किया है फूड सेफ्टी के ऊपर कि एक पब्लिक एजेंडा के तहत जो फूड बॉर्न डिजीज जो होती हैं पूरी दुनिया भर में, उसको इनको रिड्यूस करना है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो फूड सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार की जो डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज जो होती हैं, खाने से फैलने वाली जो बीमारियां वगैरह जो होती हैं, तो उसके बर्डन को पूरे दुनिया भर में रिड्यूस करने के लिए ये WHO और FAO मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो ये इसी दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि शुरुआत करी है इन्होंने। अब इस बात हो रही है स्पंदन अभियान के बारे में। तो देखो ये वाला जो टॉपिक जो आया है ना, ये आप लोग को शायद काफी सीख भी देकर जाएगा। तो देखो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। किसके लिए कैंपेन है? पुलिस ऑफिसर्स के लिए। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उनकी जो मेंटल स्टेटस जो खराब हो जाती है ड्यूटी के समय पे, वो डिप्रेस तक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आई है। ना ही सिर्फ डिप्रेस, सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर पुलिस वालों ने अपने भाई बहन की हत्या कर दी, या फिर घर में जाकर हत्या कर दी, घर वालों वगैरह की किसी की। तो ऐसी भी चीजें सामने आई। क्यों? क्योंकि ड्यूटी में स्ट्रेस झेलने के बाद जब घर में लौटते हैं काफी सारे लोग, तो काफी सारे लोग तो डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। काफी सारे लोग फिर मारपीट करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति जो पुलिस ऑफिशियल्स की हो रही है, तो उसको कम करने के लिए, उनकी मेंटल स्टेटस को सुधारने के लिए ये स्पंदन अभियान शुरू किया गया है, जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीजें होंगी, जिससे कि वो अपने स्ट्रेस भरे डेली शेड्यूल के अंदर से थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए टाइम दे सकें, योगा वगैरह कर सकें, राइट। SP को कहा गया कि SP जो है, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो समय समय पर पुलिस स्टेशंस विजिट करते रहे। पुलिस ऑफिशियल्स के लिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उसका अरेंजमेंट करें, यानी कि एंटरटेनमेंट वगैरह की एक्टिविटीज का कुछ अरेंजमेंट करें, कुछ अलग एक्टिविटीज जो है वो पुलिस से करवाएं, अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटी परस्पेक्टिव वाली एक्टिविटीज, क्योंकि स्थिति काफी मतलब इस सेक्टर में गंभीर हो जाती है। और ना ही सिर्फ ये पुलिस सेक्टर की बात हो रही है, बल्कि सिविल सर्विसेज सेक्टर की पूरी ओवरऑल अगर हम लोग बात देखें, तो वहां पर भी जो चीज है वो ऐसी नहीं है कि जैसा लोग को क्या लगता है सर्विस को ज्वाइन करने से पहले कि बढ़िया गाड़ी मिलेगी, आराम मिलेगा, मजे आएंगे, राइट, पैसा कमा पाएंगे हम लोग। काफी सारे, तो मैं शॉक्ड हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दहेज के लिए मतलब ये कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी की, एक बार निकल जाएगा एग्जाम तो करोड़ों रुपए दहेज में मिल जाएगा। तो देखो गाइस, ये इतना आसान नहीं है, पता है। पहली बात तो एग्जाम अपने आप में कठिन है, बट जैसे जैसे अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से लेकर एग्जाम को क्लियर कर लेते हो कि आपको आराम मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तो वो एक वो नहीं है एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि जो लोग सर्विस में, उनसे पूछो आप कि एग्जैक्टली है कि दिन रात लग के उनको मेहनत करनी पड़ती, दिन रात, राइट, तब जाकर जो है वो मतलब वो अपनी ड्यूटी कर पाते हैं, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। काफी सारे लोग तो आपने देखा होगा कि रिजाइन तक कर चुके हैं सर्विस से। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है और नाम, दौलत, शोहरत है, तो फिर ये सर्विस आपके लिए नहीं है। आप फिर गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। आप इससे अच्छा तो कोई MNC में काम करो, वहां पे मस्त लाखों रुपए सैलरी मिलेगी, मजा आएगा, राइट। यहां पर तो सैलरी भी उतनी नहीं, आप लोग को पता होगा। तो बट क्या होता है, लोगों को लगता है कि IAS बन जाएंगे तो बहुत मतलब नाम होगा, ठीक है यार, नाम होगा, शोहरत होगी, बट वो सिर्फ आपकी फैमिली एंजॉय कर पाएगी, नाम और शोहरत, कि मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरी बेटी कलेक्टर है, उस टाइप से। बाकी फिर आप अपने आप में आप इतने बिजी रहोगे कि आप जो है वो फिर एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। तो एंजॉयमेंट के लिए अगर इस ड्यूटी को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर नहीं हो, फिर आप उस मतलब गलत फील्ड में हो। तो बस ये एक सजेशन है। काफी सारे लोग अपनी जिंदगी खराब करते हैं, 4-5 साल ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एग्जाम की तैयारी में इतना टाइम निकालने के बाद फिर वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे बहुत प्रेशर है, बहुत हालत खराब है, फिर वो छोड़ देते हैं, प्रेशर झेल नहीं पाते। तो इसलिए अभी से अगर प्रेशर झेलने के लिए नहीं हो आप, तो फिर मत करो, क्योंकि अब जो है वो फील्ड में हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत प्रेशर होता है। चाहे वो आप IAS हो या IPS हो, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी रहती है, राइट। हालांकि आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा, बट हर एक इंसान की एक पर्सनल
भी कैपेसिटी होती है, तो पूरी चीज सोच समझने के बाद इस एग्जाम की तैयारी करो, राइट। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मत हटो, सर्विस बहुत अच्छी होती है, बट क्या होती है, आपका मोटिव क्या है, इस कंट्री को डेवलप करना, इस कंट्री के लिए कुछ करना, तो इसीलिए आप इस सर्विस में जाते हो। बाकी अगर आपका मोटिव पैसे कमाना है, दूसरी चीजें, तो फिर दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं देखो नेगेटिव वे में मत लेना, बट ये चीज बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल आप लोग को बता रहा हूं, ये वाली चीज। चलो अब ये स्पंदन अभियान के बारे में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ना नो कि आप में से काफी सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट करना, और जिन लोगों के साथ अन्याय होता है तो उन लोगों को न्याय वगैरह प्रोवाइड कराना। तो इस ऑब्जेक्टिव से आई नो कि आप में से काफी सारे लोग पढ़ रहे हैं, बट होते हैं काफी सारे लोग, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त भी थे, उनका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, बट हाँ उन्होंने सही टाइम पे अपनी फील्ड छोड़ दी, क्योंकि एक दो लोग मुझे मिले थे जो इस सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें, मतलब कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, हालांकि वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है मेरे, मतलब ऐसे बोलते हैं हाई हेलो टाइप के। तो उनका ऑब्जेक्टिव, मैंने पूछा कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, दे टोल्ड मी कि यार दहेज यार करोड़ों से ऊपर मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार, फिर मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहा है इंसान, मतलब क्यों इस सर्विस की तैयारी कर रहा है। राइट नाउ ही इज इन जर्मनी, वो जर्मनी चला गया, बट फिर भी होती है ऐसे लोगों की मेंटालिटी। चलो एनीवेज, अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए आगे की शुरुआत करते हैं फिर से। तो पेपर 3 जो है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, तो अब एक हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020। तो ये रिपोर्ट है, हम लोग को देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, जो कि एक रिसर्च एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो देखो यहां पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल 19 ऐसे मेजर वेदर इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते हजारों की मात्रा में लोगों की मौत हुई है, मतलब जान गई है लोगों की। और आप जानते हैं ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिले, राइट। पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल साइक्लोन से भरा हुआ था पिछला साल, इस साल भी साइक्लोन ही साइक्लोन हम लोग देख रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो बाढ़ वगैरह आई थी, फ्लड वगैरह हम लोग को देखने को मिला था केरला कर्नाटका की रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, राइट। तो ये सब स्थिति इतनी खराब हुई, तो मैंने कुछ आपको बता रहा हूं। इसके अलावा टेम्परेचर लेवल हाई होने के कारण भी हमने देखा कि मौतें रिकॉर्ड की गई थी, राइट, डेथ रिकॉर्ड की गई थी। तो इसलिए बताया गया कि 19 ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए थे पिछले साल, जिसमें काफी सारे हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ जो है वो गई थी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मतलब अपने ही राज्य में डिस्प्लेस किया, यानी कि अपनी ही कंट्री के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। और स्टेट की भी अगर हम लोग बात करें, कोई एक इंसान एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसने अपने शहर को छोड़कर दूसरी शहर गया, या फिर अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाकर सेटल हुआ। तो ऐसे भी 50 लाख लोग जो है वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के तौर पर हम लोग को 50 लाख से ज्यादा देखने को मिले, जो कि दुनिया भर में सबसे हाईएस्ट है। और ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की रिपोर्ट में भी हम लोग ने इस फिगर को देखा था, आपको याद आ रहा होगा अगर आप लोग मेरे साथ काफी समय से जुड़े होंगे, तो एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की रिपोर्ट भी हम लोग ने डिस्कस करी थी। इसके अलावा फ्लड की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, साइक्लोन्स में फानी, वायु, बुलबुल, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, तो वो भी एक मेजर फैक्टर थे जिसके कारण लोगों की जाने गई, राइट। माइग्रेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इस साल की जो पिछले साल की जो रिपोर्ट थी 2019 की, उसने 2011 के सेंसस डेटा को भी तोड़ दिया। 2011 के सेंसस डेटा के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गए, ज्यादातर गांव क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में मूव किया लोगों ने। बट यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि 45 करोड़ से भी ज्यादा माइग्रेंट्स कंट्री के अंदर जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है वो समय समय पर इन्होंने ट्रैवल किया अपने ही खुद के स्टेट के अंदर। तो ये वाला भी एक फिगर जो है वो सामने यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें भी यहां पर हम लोग को देखने को मिली। हालांकि इस रिपोर्ट में उतना ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ नहीं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि पहले ही मैं आप लोग को इससे रिलेटेड पढ़ा चुका हूं। बट फिर भी आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 की जो रिपोर्ट है, ये इसके द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा रिलीज करी गई, और कुछ ये आंकड़े इसके द्वारा जो है वो पता लगे। हालांकि ये पूरे आंकड़े हम लोग वेरियस रिपोर्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब आदित्य की बात करें, क्वेश्चन आता है आदित्य क्या है, तो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी। देखो ये फेरी आप लोग को दिखाई दे रही है, ये केरला में चलती है, ये फेरी हम लोग को देखने को मिलती है, और ये जो है सोलर पावर्ड है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड चलती है, राइट। और इसको अभी एक अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो अवार्ड वगैरह के बारे में ज्यादा आपको लोग के लिए जानना, बट मेनली आपको आदित्य के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हालांकि कुछ महीनों पहले मैंने आप लोग को इसके बारे में भी पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बट दोबारा से न्यूज में आया, तो इसके बारे में एक आइडिया रखो आप। अब देखो आसाम के अंदर गैस लीक हो गई है। देखो हो क्या रहा है,
कभी हम लोग देख रहे हैं कि विशाखापट्टनम में गैस का लीकेज हुआ, अब देख रहे हैं आसाम के अंदर गैस लीक हुई, साइक्लोन्स देख रहे हैं, पता नहीं नेचर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, और कोरोना वायरस ऑलरेडी चल ही रहा है, तो बड़ी बुरी स्थिति बताई जा रही है। और मतलब ये चीज सही भी है, ह्यूमंस ने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट किया है कि अब नेचर ह्यूमन को दिखा रही है कि गलती करने का अंजाम जो होता है वो क्या होता है, या फिर नेचर को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। तो देखो आसाम के अंदर भी गैस लीकेज हुई है, राइट। तो ये चीज खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 27 मई की मॉर्निंग से ही गैस लीकेज यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। नेचुरल गैस लीक हुई है ये, और ये असम के अंदर जो ये नेचुरल गैस के जो कुएं हैं वहां से कंटिन्यूअसली गैस जो है वो निकलती जा रही है, राइट। और ये इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल क्यों है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और एक तरह का ब्लो आउट हुआ, यानी कि एक दरार टाइप की आई यहां पर, और जो है वो गैस निकलना शुरू हो गई। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL की बागजन जो कुआं है असम के अंदर, राइट, इसका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उस कुएं से जो है ये गैस निकल रही है, OIL के कुएं से, ठीक है। और यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं गाइस, उनको गांव में यानी कि इस एरिया पे आसपास के गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है काफी सारी मछलियां मर चुकी हैं गैस के प्रभाव के कारण, और काफी सारी गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है उनकी भी मौत हो गई, एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन्स की भी। तो ये देखो नेचर जो है वो उसमें आप देख रहे हो कि चेंजेस के कारण कितनी तबाही जो है वो मचती जा रही है, राइट। हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो इस प्रकार का नेचर से रिलेटेड इंसिडेंट्स इवेंट हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, तबाही वाला आप देख सकते हो आप, राइट। यहां पर भी आप देख सकते हो। और अभी वो न्यूज आपने देखी थी एलिफेंट को लेकर भी, कि एक मादा एलिफेंट के साथ कितनी बुरी हरकत की गई है। तो ये तो गलत है, ऐसे में तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो नेचर जो है वो अब दिखा रही है कि कितना गलत करोगे, और जितना गलत करोगे उतना गलत होगा। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी बात है, और इस प्रकार की चीजें आपसे एथिक्स GS पेपर 4 में पूछी जा सकती हैं, तो आप उसके लिए भी तैयारी करके रखो। ऐसे वगैरह में आ सकती है, तो ऐसे की भी प्रिपरेशन है। इस प्रकार की चीजें में जो मैंने भी आपको बताई ना कि नेचर के साथ कनेक्शन और ये सब चीजें, तो ऐसी भी कभी कभी चीज आ जाती है। तो आप एक अच्छा खासा जो है वो करीब 1500 वर्ड्स में कुछ ना कुछ तो तैयार करके रखो इस प्रकार के टॉपिक्स को। एकदम से ये गैस निकलना शुरू हुई है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो काफी सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि अटेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया हो, कि किसी प्रकार की थोड़ी बहुत दरार आई हो और उसमें ध्यान नहीं दिया हो, राइट। और मेंटेनेंस वगैरह नहीं किया हो प्रॉपर तरीके से, बेकार मेंटेनेंस हो, पुराना हो गया होगा ये कुआं, राइट, उसकी प्रॉपर मरम्मत नहीं की गई होगी। और भी काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। मॉर्फ टेक्टोनिक फैक्टर्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि धरती के अंदर भी इतना प्रेशर एकदम से जनरेट हो सकता है अचानक से, जो कि ये दरार का कारण बन जाए और एकदम से गैस लीक होना शुरू हो जाए, ब्लो आउट हो जाए, राइट। और अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो और भी बुरी स्थिति हो सकती है, एकदम से और भी बड़ा जो ब्लो आउट जो है वो हो सकता है। तो ये वाली चीज भी खबर जो है वो सामने यहां पर बताई जा रही है इस प्रकार की, राइट। इसके अलावा और बात करें, इसको कंट्रोल एकदम से क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो देखो गाइस, एक तो नेचुरल गैस है, तुरंत जो है वो ये आग पकड़ सकती है, इसमें आग पकड़ने का इसका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो और दूसरी बात, ये जो रिजर्वायर का जो साइज है ये भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर कि कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। अब कुएं का साइज बड़ा होगा या फिर वो ब्लो आउट जो है दरार है अगर वो बड़ी होगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और दूसरी बात थोड़ी बहुत भी उसमें गलती हुई तो एकदम से ये आग पकड़ लेगी, तो बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहां पर ये बोला जाता है कि एक्चुअली में ये सब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद, राइट। कुछ समय यानी कि महीने लग सकते हैं इसमें, बट क्या होता है कि अगर कोई रिस्क ना हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो यहां पर इस जगह पे, तो हम लोग यहां पर पानी जो है वो डाल सकते हैं, कंटिन्यूअसली पानी का पंप कर सकते हैं, क्योंकि पानी पंपिंग करते रहेंगे तो यहां पर आग पकड़ने का जो रिस्क होगा वो काफी कम हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज भी जो है वो एक जनरल आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में भी, राइट, कि ये क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्यों डिफिकल्ट है यहां पर मतलब इसको ठीक करना, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, आग लगने का रिस्क है, राइट। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि 1610 फैमिलीज जो है, और यहां पर करीब इन फैमिलीज के करीब 2500 से 3000 लोग जो हैं इनको यहां से हटाया गया है, और इनको एक जो है वो रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। यहाँ पर रिवर डॉल्फिन जो है उनकी मौत हो गई है, काफी सारी मछलियां मर गई हैं। यहाँ पर इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एम्बुलेंस तैयार करके रखी हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो स्टैंड बाय पे रखा है, तैयार करके रखा हुआ है। और इवन एक और बड़ी दुविधा यहाँ पर सामने आई कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, रहने वाले निवासी जो हैं, उनका सर दुख रहा है, उनकी आंखें जलन मार रही हैं, और इस प्रकार के सिम्टम्स उनको देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर ही नजदीक में हम लोग को एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया देखने को मिलता है, जिसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की मान्यता प्राप्त है, जिसका नाम है मगुरी
मोटापुंग वेटलैंड। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मगुरी मोटापुंग वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है? तो याद रखिएगा आसाम के अंदर लोकेटेड है। ये एक बर्ड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जिसको मान्यता बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्राप्त हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर एक और नेशनल पार्क भी हम लोग को देखने को मिलता है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो ये वाला क्वेश्चन भी नेशनल पार्क से रिलेटेड बन सकता है, ये फलाना नेशनल पार्क कहां पर है, तो आसाम याद रखिएगा। तो ये जो घटना घटी है उसके 900 मीटर के डिस्टेंस पर ये नेशनल पार्क है, और यहां पर रहने वाले काफी सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, फ्लोरा और फौना के, एनिमल और प्लांट स्पीशीज के काफी सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज बताए जाते हैं। अराउंड 36 स्पीशीज हैं मैमल्स के, और 400 से ज्यादा बर्ड्स के स्पीशीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जीव जंतु को भी बहुत नुकसान जो है वो पहुंचाएगा, ये बताया जा रहा है। तो उससे भी काफी बड़ा खतरा सामने आ रहा है। अब बात करेंगे वर्ल्ड ओशियंस डे के बारे में। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी अभी रिसेंट थीम जो हम लोग को देखने को मिली है वो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन हम लोग को देखने को मिली है इसकी थीम। और सबसे पहली बार 1992 में इसके बारे में बात की गई थी कनाडा के अंदर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, जो कि हम लोग को अर्थ समिट के दौरान देखने को मिला था। तो वहां पर इसकी चर्चा की गई थी, और हम लोग को बाद में 2008 में देखने को मिला कि यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, वर्ल्ड ओशियन डे को। इस दिन ओशियन के ऊपर जो है वो बातचीत की जाती है कि हम लोग को ओशियन को प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट, गंदा नहीं करना, सस्टेनेबल, मतलब कुछ ऐसी चीज की जाए जिससे कि ओशियन जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाए, और ओशियन में जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में चल रही हैं तो उसको रिड्यूस किया जा सके, राइट। और देखो गाइस, अभी देखो जैसे अभी हमने आसाम की गैस की बात करी ना, वैसे ही जितने भी इंसिडेंट्स अभी इस बीच हुए हैं वो सब आप रिकॉर्ड करके रखो एक जगह, क्योंकि ये चीज आप मेंस में भी उपयोग करेंगे, प्रीलिम्स में भी आ सकती है, क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट्स लाइन से होते जा रहे हैं। अभी देखो हमने रशिया की बात करी थी कुछ दिनों पहले, याद आ रहा है आपको, कारा सी जो है वो खराब कर रही है, वहां पर हम लोग ने बात करी थी इसकी, वो डीजल जो है वो गिर गया था वहां पर, हम लोग को देखने को मिला था, राइट, याद आ रहा है कि नहीं? अभी 2-3 दिन पहले बात करी थी। तो ऐसे पूरी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास बना के रखो आप, ठीक है। अब बात करेंगे कोरोबॉट के बारे में। कोरोबॉट क्या है? दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, एक ऐसा रोबोट जो कि इंटरनेट से कंट्रोल किया जा सकता है। देखो ये है रोबोट, ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर सामान रखने की जगह है। ये रोबोट बनाया गया है स्पेशली कोरोना वायरस के समय पे, जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेस और जो स्टाफ वगैरह है वो भी इन्फेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस से। तो ऐसी चीजें ना हो उसके लिए यहां पर बताया गया कि एक इंजीनियर है थाने कहां पर है? मुंबई के अंदर। तो थाने का जो एक इंजीनियर हम लोग को देखने को मिलता है, तो मुंबई में आप देखेंगे ना, वहां पर मुंबई टू थाने आप लोग को एक लोकेशन दिखाई देती है। तो वहां पर ये जो थाने हैं वहां के एक इंजीनियर ने इस चीज को बनाया है, इंटरनेट कंट्रोल रोबोट को। एक रोबोट जो है वो इंटरनेट की कंट्रोल से चलता है ये, और ये स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चलते कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रहे। यानी कि इस रोबोट की मदद से ये रोबोट जाएगा पेशेंट के पास, उनको जो भी सामान है, पानी, खाना और जो मेडिसिन वगैरह, ये प्रोवाइड करा देगा। और साथ ही साथ ये रोबोट जो है वो एडवाइस भी देता है, राइट। ये इवन कुछ अच्छी एडवाइस भी जो है वो कोरोना पेशेंट को दे सकता है। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई है। तो ये इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इसको डिजाइन और क्रिएट किया है प्रतीक तिरोडकर ने, जो कि फाउंडर है एक स्टार्टअप के, PNT सॉल्यूशन इस स्टार्टअप का नाम है, जो कि डोंबिवली में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है ये रोबोट की, आप लोग ने देखी। अब देखिए यहां पर बात हो रही है मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल्स के बारे में। एक साइंटिस्ट है गाइस, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बेसिकली ARCI के, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के, जो कि ये जो ARCI जो हम लोग को इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, ये बेसिकली ये जो सेंटर है ये ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इनके जो साइंटिस्ट है गाइस, इन्होंने ये मटेरियल को डेवलप किया। ये मटेरियल क्या करेगा? ये कैंसर ट्रीटमेंट के उपयोग में जो है वो काफी हेल्प करेगा। तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये इफेक्टिवली काम करेगा, मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल अभी न्यूज में था, किससे रिलेटेड है ये? तो याद रखना कैंसर ट्रीटमेंट के उपयोग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। ये कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज थी इसके बारे में। और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और अभी रुकिएगा, कहीं जाएगा नहीं। आज सिर्फ एक ही टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं जनरल स्टडीज का एज अ होमवर्क। आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में पढ़िए। कल के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस आया है जिसमें इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को जो है वो अमेंड करने की बात की जा रही। तो जो अमेंडमेंट सामने आया है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अमेंडमेंट को समझने से पहले आप एक बार ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अच्छे से तैयार करके आइएगा, ठीक है। और
होमवर्क करने से पहले ये नोटिस दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिस है। और होमवर्क में आपको क्या करना है, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इसके। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, आपको अगर हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पूरा आपने वीडियो देखा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स पेड कोर्स में प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आपको पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। और ना ही सिर्फ ये वाले करंट अफेयर्स की, बल्कि मंथली करंट अफेयर्स भी जो हमारी मतलब जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो रिलीज करती है, हमारी कंपनी जो रिलीज करती है, तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कराती है। पूरी हर एक चीज, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक चीज आपको इस करंट अफेयर के ग्रुप में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग दिस पीडीएफ ऑल्सो। और उससे रिलेटेड और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, 2 मिनट का भी आपके पास जो है वो एक आने वाला है वीडियो, जो कि हमारी टीम ने बनाया हुआ है, जहां पर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज के। तो ये 10 क्वेश्चन आप जनरल स्टडीज के सॉल्व कीजिए। अभी आपके सामने आ रहा है ये वीडियो, अभी जैसे ही मैं आपको बाय बोलूंगा तब वीडियो शुरू हो जाएगा। और उन 10 क्वेश्चन में से आपने जो भी स्कोर किया है वो अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।